नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर तो साहब यही है, जिस तरह टीएमसी के 80 में से 58 एमएलए टूट करके अलग हो गए थे, उनका नेता अलग हो गया जो नेता प्रतिपक्ष भी बन चुका है। अब उसी तरीके से संसदीय दल में भी बहुत बड़ी टूट हो चुकी है। 28 में से 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला साहब को चिट्ठी लिख करके कहा है कि हम एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, हमें एनडीए के साथ बैठने की व्यवस्था कर दें, यानी सीट का अलॉटमेंट अब विपक्षी दीर्घाओं में नहीं, सत्ता पक्ष की दीर्घाओं में ही हमारी व्यवस्था कर दें। इनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि हम विकास के साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है, रिवर्स करके देखें तो अभी तक विनाश के साथ थे। ये कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, और ये ऐसे समय हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है, जब दोनों बुआ भतीजे इंडी अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं। एक चित्र आया है जिसमें सोनिया गांधी इंडी अलायंस की बैठक स्थल पर ममता बनर्जी को गले लगा रही है, शायद दिलासा दे रही हो, या एक पुरानी कहावत है, घायल की गति घायल जाने। वो भी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तरस गई हैं। 2014 से 2026 आ गया है और ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रही थी। वो सपना भी टूटा है, तो गले मिलकर शायद गम गलत कर रही थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और आपके सुपरिचित पंकज विश्वास। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बेहतर बंगाल की राजनीति को और कौन समझा सकता है। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए सर। तो पंकज जी, आज तो टीएमसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार के लिए भी 240 सीटें थी इंडिपेंडेंटली। हालांकि एनडीए के पास तो बहुमत उस समय भी था, इसीलिए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तीसरी बार, और वो भी निरंतरता में। पर एनडीए को और स्ट्रेंथन करने के लिए, मोदी जी के हाथ और मजबूत करने के लिए, टीएमसी के भी आज 20 सांसद बिरला साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम भी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। कितना बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए? सर, ममता बनर्जी के लिए ये तो डबल झटका है। पहली बात कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई। संसदीय गणतंत्र में, रिपब्लिक में क्या होता है कि सर, आपके पास स्थानीय चुनाव यानी कि एमएलए और सांसद, यही आपका स्ट्रेंथ होता है किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो पहले विधानसभा में, मतलब जहां से ममता बनर्जी की पावर सबसे ज्यादा थी पश्चिम बंगाल में, तो विधानसभा में तो पूरा एकदम 80 में से 7, सबसे बड़ा चंक एकदम वो खत्म हो चुका है। और 60 के बाद और नंबर फिर बढ़ा। अभी आज के डेट पे अगर आप जाना चाहे तो करीब 65 लोग जो है वो ममता बनर्जी के विरोधी यानी कि विरोधी पक्ष के साथ हैं। हालांकि 5-6 लोगों को, विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं लिया जाएगा। ये तो पश्चिम बंगाल की बात हो गई। और ममता बनर्जी जो दिल्ली जीतने का सपना देख रही थी चुनाव के पहले और अभी तक वो बोल रही थी कि मैं दिल्ली में मोदी की सत्ता को हिला दूंगा। जो दिल्ली में मोदी की सत्ता को हिलाना चाहती थी, उनकी अपनी सत्ता दिल्ली से हिल गई है। उनकी पार्टी जो है, कंप्लीटली पार्टी का उनका जो पावर है अब उनके हाथ से निकल चुका है। अब तृणमूल कांग्रेस का जो ग्रिप है, ममता बनर्जी सिर्फ इंडी गठबंधन में है लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उनके पास अब कोई पावर नहीं बचा है। और बिना पावर के आपको पता है सर, दिल्ली में कोई भाव नहीं देगा। अभी 2-4 लोग जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी तरीके से कमबैक कर सकती है। 2-3 दिन एक पुराना दोस्ती यारी है, पॉलिटिकल संबंध है, लेकिन इसके बाद अब उनको कोई भाव नहीं देगा। दिल्ली में भी उनके पास 29 सांसद थे, 29 में से 20 तो निकल चुके हैं।
और राज्यसभा के भी बहुत सांसद अभी भी हैं और लोकसभा के भी कुछ सांसद हैं जो अभी भी दोनों मोनो कर रहे हैं, जाए कि नहीं जाए। तो जाए कि नहीं जाए जो कर रहे हैं, उनको भी जब लग जाएगा कि पूरा पावर सेंटर अब विरोधियों के पास है, विद्रोहियों के पास है, जब पावर सेंटर उनको पता चल जाएगा तो वो भी उधर चल जाएंगे। ममता बनर्जी के पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ममता बनर्जी अब कंप्लीटली जीरो हो चुकी है। सर मैं नाम पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। जो नाम आज जिन्होंने आज बोला है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, जो विद्रोही हो गए हैं। काकोली घोष दस्तीदार का तो नाम सबको पता ही था। शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, असित माल, बापी हलदार, जून मालिया, जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थो भौमिक, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान, रचना बंदोपाध्याय और देव। अभी तक इन्होंने अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं सर कि इसमें से देव तो जरूर भागेगा, क्योंकि देव का भाजपा के साथ बहुत अच्छा संबंध था। कभी भी किसी भी बीजेपी नेता के मुंह से आप नहीं सुनिएगा कि देव बुरा आदमी है, देव खराब है, वगैरह वगैरह। और जब भी बीजेपी को कभी भी असमंजस की स्थिति आती थी, देव हमेशा या तो क्रॉस वोटिंग करता था या वॉकआउट करता था, वो जाता ही नहीं था वोटिंग के लिए। तो बीजेपी के साथ इसका संबंध पहले से ही अच्छा था, तो मुझे लगता है कि ये साहब ये लोग भी उसमें नाम जुड़ेंगे। अब ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं है राजनीति करने के लिए। अब सर 2-3 दिनों की बात है, अब देखिएगा कि ममता बनर्जी के पास जो सिंबल है वो भी नहीं रहेगा। अभी भी ममता बनर्जी तथाकथित पार्टी की चेयरपर्सन या सुप्रीमो है। अब वो तथाकथित जो सुप्रीमो है वो भी 2-3 दिन के बाद आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब वो तथाकथित सुप्रीमो भी नहीं रहेगी। मतलब इंडी गठबंधन उनको बुलाने के लिए जो उनकी हैसियत होगी वो भी उनके पास नहीं रहेगा। सर ऑडियो नहीं आ रहा सर जी। दोपहर में सूचना आई कि भूपेंद्र यादव के यहाँ टीएमसी के 14 एमपी पहुंचे हैं। उससे पहले सूचना आई थी कि 5 एमपी आपके जो इनके सुखेंदु राय है, सुखेंदु शेखर राय, इनके यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर है वहां से उठ करके जब तक वो वहां तक पहुंचे भूपेंद्र यादव के यहाँ तक, इनकी संख्या बढ़कर के 14 हो चुकी थी। और जब ये ओम बिरला साहब के पास पहुंचे तो ये संख्या 20 हो चुकी थी जी। और ये शुभेंदु अधिकारी भी भूपेंद्र यादव के यहाँ देखे गए, बताया गया कि वो भी पहुंचे हुए हैं। कल संभवतः किसी कार्यक्रम में या किसी पत्रकार से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इसके संकेत भी दिए थे, या किसी और नेता ने कहा था कि कल संभवतः ये लोग स्पीकर से मिलेंगे और शायद कुछ होगा, ये कहकर के वो रुक गए वहां कि मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन कल शायद मिलेंगे। तो ये सुगबुगाहट तो कई दिन से चल रही थी। सर सुगबुगाहट तो बहुत दिनों से चल रही है। जब काकोली घोष दस्तीदार जब सामने आई पार्टी के विरोध में उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने पार्टी के सारे पहले बारासात संसदीय जिला का उनका जो पद था एज ए डिस्ट्रिक्ट लीडर, उसका वो पद उन्होंने छोड़ा। फिर पार्टी का जो सारा पद है उन्होंने जब छोड़ा, तब से ही समझ में आ रहा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतुव्रत बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने अगुवाई की है विद्रोह का, तो वो तो पता ही चल रहा था कि काकोली घोष दस्तीदार इस विद्रोह की अगुवाई करेंगी। तो उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर, वो नाम धीरे धीरे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने डायरेक्टली फेसबुक पे पार्टी के खिलाफ बयान देकर एक तरीके से समझा दिया कि वो अब पार्टी के ममता बनर्जी के साथ नहीं है, विद्रोहियों के साथ या इस जो नया मॉडल बन रहा है उसके साथ है। तो ये तो समझ में आ ही रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये विद्रोह शुरू हो रहा था, जब ऋतुव्रत बनर्जी जब इस विद्रोह की अगुवाई करने वाले थे, उस समय वो भी दिल्ली में देखे गए थे शुभेंदु अधिकारी जी के साथ। तो शुभेंदु अधिकारी जी के साथ इन लोगों को देखा जा रहा है, इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी जी के सारे मामले के जानकारी है और कहीं ना कहीं वो भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीत का जो इस बार का दारोमदार है, आपने जिस केंद्रीय मंत्री जी का नाम लिया वो भी
इस भूपेंद्र यादव जी, वो इस चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। पश्चिम बंगाल में जो पूरा ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन को लीड वही कर रहे थे। तो ये स्वाभाविक बनता है कि वो उनके साथ जाएंगे, मिलेंगे। और देखिए सर कि ममता बनर्जी जब दूसरे पार्टियों को तोड़ती थी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम या किसी भी पार्टी को, तीनों पार्टियों को उन्होंने बंगाल में तोड़ा है। तो सब जो लोग ममता के साथ आते थे, वो यही कहते थे कि वो डेवलपमेंट में शामिल होना चाहते हैं, विरोधी के तौर पे वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये मकड़ी जो है अपने ही जाल में फंस चुकी है। आज जो लोग छोड़ रहे हैं वो भी डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए डबल फायदा है। एक तो ममता बनर्जी का जो राज है, ममता बनर्जी के राज खत्म होने के बाद उसकी उनकी पार्टी भी टूट गई है और बीजेपी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है। सबसे बड़ी और एक बड़ी बात है कि कल ही बीजेपी के एक नेशनल लीडर ने, वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा था कि बीजेपी लोगों को लेने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, हाँ भले लोगों को हम लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में एक असमंजस की परिस्थिति थी। यहाँ के ज्यादातर नेता दूसरी पार्टी से लेने के बारे में वो थोड़ा सा असमंजस में थे। जब हाई कमांड के, आला कमान के इशारों पे जब सारा काम हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि वो असमंजस की परिस्थिति खत्म हो जाएगी। और यहाँ जो बीजेपी है, ये तो सच है कि बीजेपी का जो काडर बेस है, वो तो तृणमूल के काडर बेस से तो कमजोर था। आज ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रही है। लेकिन 1 महीने पहले तक बीजेपी का काडर बेस सच में कमजोर था। अब वो काडर बेस जो है बहुत ज्यादा मजबूत होगा और आने वाले दिनों में कोई क्लियर अपोजिशन दिखेगा ही नहीं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए कितना अच्छा है, कितना सही है, गलत है, ये तो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पंकज जी का कहना है। और इसमें सच्चाई इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 240 सीटों पर अटक गई थी। हालांकि एनडीए के पास बहुमत था 293 का, इसलिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार निरंतरता में प्रधानमंत्री बनने में कहीं कोई संकट आया नहीं। शपथ ली, उसके बाद कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने, जो आज इंडिया अलायंस की बैठक कर रहे थे, इन्होंने कहना शुरू किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले बयान दिया कि ये तो अल्पमत की सरकार है, ये तो रेत की मिट्टी की तरह, दीवार की तरह कभी भी भर भरा करके गिर पड़ेगी, ये तो 2 महीने भी नहीं चलेगी, ये तो 4 महीने भी नहीं चलेगी। लेकिन हमने और आपने देखा है कि 2014 और 2019 की सरकार ने जितनी मजबूती से फैसले लिए, 2024 की इस कमजोर कही जाने वाली सरकार ने उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ बहुत बड़े बड़े फैसले किए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कूटनीति और विदेश नीति रही, वो लाजवाब रही। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और साख में कोई कमी नहीं आई। तो पंकज जी, ये 20 और एमपी लोकसभा में अगर एनडीए के साथ बैठेंगे तो अब एनडीए के सदस्यों की संख्या सीधे बढ़कर के 300 के पार चली जाती है, 293 और प्लस आपके 20। तो ये तो और मजबूत हो गई है सरकार। अब और ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा विश्वास के साथ वो कड़े और बड़े फैसले लेंगे। जी सर, जरूर ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा पावर के साथ सरकार फैसला लेगी। ये तो सच है कि 240 के बाद कुछ ना कुछ बीजेपी को प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में आया था। जिस आपको सर याद होगा कि जिस तरीके से 99 सीट लाने वाली पार्टी कांग्रेस इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि शायद वो सत्ता में ही आ गई हो, या उनको लग भी रहा था कि एज अपोजिशन उनको बहुत ज्यादा सीट मिला है, इसका मतलब तुलनामूलक तो उनको लग रहा था कि वो शायद पावर में आ जाएंगे। आपने सही फोटो दिखाया है। जिस तरीके से वो विक्ट्री दिखा रहे थे, उनको लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये सत्ता में आ जाएंगे, ये अल्पमत की सरकार बन जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि उस नीतीश जी का कोई भरोसा राजनीति में नहीं रहता था। तो वो कभी इधर कभी उधर वो अपना गोल पोस्ट बदलते रहते थे।
और टीडीपी का भी कोई भरोसा नहीं था। चंद्रबाबू नायडू का भी ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि कभी इधर उधर वो करते रहे थे। तो कांग्रेस या इंडी गठबंधन ये सोच रही थी कि ये ज्यादा दिन तक ये सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि नीतीश जी जिस तरीके की मांग करेंगे हो सकता है कि मोदी जी वो उसकी भरपाई ना करने पाए। और तेलंगाना में भी अगर स्पेशल पैकेज की मांग हुई तो वहां भी समस्या हो सकती है। लेकिन मोदी जी ने पहली बार भारत आजाद होने के बाद उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं होने के बाद भी किस तरीके से एक मजबूती के साथ एक सरकार चलाया जा सकता है। तो ये इतिहास में ये बात जरूर दर्ज होगा। और अभी जो तृणमूल कांग्रेस से जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो मुझे तो यही लगता है, फिलहाल राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लीडर इस तरीके से हैं कि उनका बीजेपी के साथ संबंध दिल्ली में बहुत अच्छा था। बहुत सारी खबरें लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन जानकारी के लिए बहुत सारी खबरें होती है। उसमें से ये जरूर है कि काकोली घोष दस्तीदार का राजनाथ सिंह के जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। सुदीप बनर्जी साहब का नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा संबंध था। और ये आप देख भी सकते हैं, जब इसका चुनाव हुआ तो कोलकाता में बहुत सारे खास करके सुदीप बनर्जी के वहां पे कोई उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिया गया। राजनीति में कुछ इस तरीके के फैसले होते हैं, हर 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 पार्टी में कुछ सिंपथाइजर होते हैं, ये राजनीति की सच्चाई है। तो ये जो विरोधी गठबंधन है, मुझे ये लगता है कि ये नीतीश जी के की तुलना में और ज्यादा बीजेपी के साथ खड़ा होगा। आप इसको बीजेपी का ही एक बी टीम समझ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से अपोजिशन करती थी भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग मुद्दों पे, हालांकि उनके ऊपर भी आरोप है कि वो सेटिंग पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि बीजेपी कभी टीएमसी के साथ सेटिंग पॉलिटिक्स नहीं करती थी। टीएमसी एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहती थी कि एक सेटिंग है, ताकि भाजपा का जो कैडर है वो हमेशा उनका मनोबल पश्चिम बंगाल में गिरा रहे। लेकिन इस बार जो लोग टूट कर आए हैं, वो बीजेपी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और हो भी सकता है कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अभी से उन लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम सरकार के साथ मजबूती में खड़े रहेंगे। इसलिए ममता बनर्जी के लिए तो एक बहुत बड़ा धक्का सदमा है ही। और वो भी उस दिन हुआ जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे खुद दिल्ली में थे, और अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक गाज गिरने वाली है, ऐसा लग रहा है जब वो वापस आएंगे। और इसी दिन उनको भी बुलाया जाना था। वो सारा इधर अपना वो सीआईडी के सामने नहीं जाके दिल्ली में वो नाटक रच रहे थे। इस नाटक से उनको क्या राजनीतिक माइलेज मिलेगा? चुनाव तो है नहीं अभी, चुनाव तो अभी 29 में है, पश्चिम बंगाल में हो गया, फिर 5 साल बाद में होगा। तो अभी राजनीतिक गहमा गहमी करने से ममता बनर्जी को क्या फायदा होगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को इस बात की आशंका पैदा हो गई हो कि 8 जून को मैं सीआईडी के सामने जाऊंगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार होते देखा है। और नेपाल बॉर्डर से उनके दाहिने या बाएं हाथ जो पुष्पा कहकर के मूछे दिखा रहे थे, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी दबोच लिया गया। तो अब तो ये और भी ज्यादा घबरा जाएंगे अभिषेक बनर्जी। सर, बिना मूछे वालों पुष्पा जो है, वैसे मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो, एक फेमस डायलॉग था। और पुष्पा का तो मूछ दाढ़ी दोनों था ये, लेकिन ये बिना मूछ दाढ़ी वाला पुष्पा था, जो आज धर लिया गया है नेपाल बॉर्डर के पास से। तो जहांगीर का गिरफ्तार होना, शौकत मोल्ला का ये सारे लोग सर अभिषेक बनर्जी के बहुत क्लोज एसोसिएट थे। और बहुत सारे लोगों के घर में छापे पड़ रहे हैं। कोलकाता म्युनिसिपैलिटी में भी बहुत सारे अभिषेक बनर्जी के क्लोज एसोसिएट थे, ममता बनर्जी के क्लोज थे, सब गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत लोग भाग गए हैं, कुछ उड़ीसा बॉर्डर से पता नहीं कहाँ वो भागेंगे, क्योंकि उड़ीसा के सामने तो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से तो आप भाग नहीं सकते, वहां कोस्ट गार्ड है, सब कुछ है। या कहीं दूसरे राज्यों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ज्यादा दिन भाग नहीं पाएंगे। तो ये जितने भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये मानना है, मेरा मानना है कि अभिषेक बनर्जी भी समझ चुके हैं कि गिरफ्तार होना उनका ये तय हो गया है। इसीलिए लग रहा है कि वो टालने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। दिल्ली रहेंगे सर, दिल्ली में भी रहेंगे तो वहां से भी ईडी पकड़ सकती है। ईडी का नेटवर्क तो पूरे भारतवर्ष में है, वो कहीं जाएंगे वहां से उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो दिल्ली जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नाटक करना चाहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट से उनका जो बेल है वो रद्द कर दिया गया है, उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
तो एक ऑप्शन बचता है दिल्ली। मुझे लगता है कि ये सारा राजनीतिक नाटक करने के बाद हो सकता है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं और वहां कुछ राहत पाने की कोशिश करें। आपको लगता है नहीं पंकज जी के केवल इंडी अलायंस की बैठक में भाग लेने के लिए तो नहीं आए हैं। इनको इस बात का तो पहले से आभास था कि संसदीय दल भी टूटने वाला है। लिहाजा यहाँ जो वकीलों की फौज है उससे विमर्श करने के लिए। नंबर 2, अभी आपने जिक्र किया था कि अभी तो सिंबल को लेकर के, पार्टी के मालिकाना हक को लेकर के भी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि 80 में से 58 एमएलए टूट जाना, 28 में से 20 एमपी टूट जाना, और जिस तरीके से जिलों में और दूसरी जगहों पर पार्टी पोर्टफोलियोज हैं, जिनके जो जिला अध्यक्ष हैं या दूसरे पदों पर हैं प्रदेश में भी, उनमें भी टूट फूट होगी। तो ऐसे में जो विद्रोही गुट है उसको ये प्रूव करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं कि असली टीएमसी वही है। तो ये लंबी लड़ाई चलने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कानूनी तौर पर, और कहीं हस्र वही ना हो जो शिवसेना का हुआ था और एनसीपी का हुआ था, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का हुआ था। सर, एंटी डिफेक्टिव लॉ जो है उसमें जो बताया गया है कि 2/3 ऑफ द पार्टी ये होना चाहिए, तो विधानसभा में भी 2/3, मोर देन 2/3 है, और लोकसभा में भी मोर देन 2/3 है। तो वो जो दल बदलू विरोधी कानून जो है वो तो इन दोनों पे लागू होगा नहीं, और कोर्ट जो है कानून के हिसाब से चलती है। तो प्रेजेंट जो कानून है उसके हिसाब से ममता बनर्जी, जरूर कानून में ये भी लिखा हुआ है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये भी आपका कानूनी हक है। तो ममता बनर्जी उस हक के तहत जरूर जा सकती हैं कि साहब इस तरीके से मेरी पार्टी को छीन लिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन जो कानून है, जो साक्ष्य है, उसके हिसाब से तो ममता बनर्जी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने अपना दल तो नहीं बदला है, मैं कहूंगा अपना पक्ष बदला है, तो इन लोगों पे तो दल विरोधी कानून तो लागू होगा नहीं, क्योंकि किसी ने ही नहीं कहा कि हम लोगों ने टीएमसी को छोड़ दिया है। इन्होंने सिर्फ अपना पक्ष बदला है। और नहीं, वो तो ये कहेंगे हम असली टीएमसी हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और कुछ दूसरे लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, हमारी बुलाई हुई बैठक में आ नहीं रहे हैं। लिहाजा हम इनको नोटिस इशू कर रहे हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ एक्सपेल करने की कार्रवाई की जाए, तो इन पर एक्शन लिया जाएगा, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर, यही भविष्य है। आपने एक लाइन में जो समझा दिया, यही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भविष्य है। तो आने वाले दिनों में कोई ममता बनर्जी को बुला सकता है, लेकिन उनकी हैसियत नहीं रहेगी उस हिसाब से कि वो उस मीटिंग में जाए, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन है, अगर वो सरकार का वो विपक्षी गठबंधन है, तो उसमें भी तो पार्टी सुप्रीमो को बुलाना चाहिए। तो तृणमूल कांग्रेस का जो विरोधी पक्ष है या विद्रोही पक्ष है, जो रियल टीएमसी अब बनने वाला है, तो रियल टीएमसी का अगर कोई सुप्रीमो हो, उस तरीके का अगर कोई उभर के आए, अभी तक जो नहीं दिख रहा है, तो जो उभर के आएगा तो उस हिसाब से उनको बुलाना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है, संसद में तो उन्होंने एकदम क्लियरली कहा है कि हम एनडीए के पक्ष में हैं या एनडीए के साथ शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पे जो है ऋतुव्रत थोड़ा चालाक है, उसने बहुत सारे घाट का पानी पिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि हम एक दायित्वशील जो विरोधी पक्ष है उसकी भूमिका पालन करेंगे, और सरकार अगर कुछ अच्छा काम करती है तो उसमें भाग जरूर लेंगे। अगर सरकार गलत काम करती है तब हम उसका विरोधिता करेंगे। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं सर, कि शुभेंदु अधिकारी जी जहां जहां पे प्रशासनिक बैठक बुला रहे हैं, वहां उनके सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं, उस सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अभी तक तो ऑन पेपर विरोध नहीं दिख रहा है। तो जब इनका ये स्टैंड क्लियर हो जाएगा, ये किधर है, बीजेपी के साइड में है या बीजेपी के विपक्ष में, तब पता चलेगा कि एक्चुअली ये किस साइड में है। अगर उस समय कोई विरोधी होगा तब उनके नेता को बुलाना चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ में तो पार्टी नहीं है। तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ दिल्ली में टीएमसी की जो राजनीति है वो देखने लायक एक परिस्थिति हो। देखिए, हाल में चूंकि विधानसभा चुनाव हुए हैं, 294 में से बीजेपी को 208 का मैंडेट मिला है, प्रचंड बहुमत
जिसको हम कह सकते हैं वो मिला है। ममता बनर्जी 80 पर सिमट गई थी, 80 में से भी 58 टूट गए, और जो सांसद चुने गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब 28 में से 20 निकल लिए। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में इस बार शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को भी और कांग्रेस को भी, तीनों को निपटा दिया है, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाला गठबंधन था, अजित पवार और एकनाथ शिंदे वाला, उसको प्रचंड प्रचंड बहुमत मिला है। इसी तरह बंगाल में अभी तक तो खैर जब चुनाव हुए शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन चुनाव में लीड एक तरीके से शुवेंदु ही कर रहे थे। तो यहाँ शुवेंदु की भी बहुत अहम भूमिका अब हो गई है। टीएमसी का तिया पांचा मतलब पंचकर्म करने में ही नहीं, वैसे भी आगे की राजनीति में भी। सर, एक जमाने में कहा जाता था कि हिमंत बिश्व शर्मा जो है अमित शाह के ब्लू आइड बॉय, और हिमंत बिश्व शर्मा को जो टास्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करते थे। अब मुझे लगता है कि वो ब्लू आइड बॉय जो है, हिमंत बिश्व शर्मा जरूर बीजेपी के ब्लू आइड बॉय होंगे, जरूर वो बीजेपी के बहुत अहम नेता है, और आने वाले दिनों में वो राजनीति, बीजेपी की राजनीति में और ज्यादा अहम भूमिका पालन करेंगे। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा और योगी के साथ साथ अब शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक अपना जो है उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ सरकार में आना ही नहीं, सरकार में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी को एकदम खत्म कर दिया, और ये तो सच है, ये पर्दे के पीछे राजनीति का सच है कि टीएमसी के टूटने में या तोड़ने में जरूर शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा रोल है। तो उस जगह पे अगर सच माने इस बात को, तो जरूर उनका कद जो है नेशनल पॉलिटिक्स में भी बढ़ा हुआ है, बढ़ गया। पहले वो पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका एक धीरे धीरे कद बढ़ रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी, ये पार्टी टूटना, तो ये फ्यूचर सबको दिख रहा था। आज से 10 साल पहले पश्चिम बंगाल के आवासन मंत्री थे गौतम देव, उन्होंने ही कहा था, ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी 2012-13 में, कि ये पार्टी जिस दिन सरकार से चली जाएगी तो 48 घंटे नहीं लगेंगे कि ये पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और ये सच है कि ये पार्टी कोई मतलब इडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड पार्टी नहीं थी, सिर्फ वन मैन शो था पूरा ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी सीपीएम का विरोधिता करके ही एक नेता बनी थी, उभर के आई थी पॉलिटिक्स में, और तृणमूल कांग्रेस का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सीपीएम को हटाना। तो 2011 में वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया था, उसके बाद तो कुछ आइडियोलॉजी बचा नहीं था। तो जो भी लोग टीएमसी से जुड़ रहे थे उनका एक ही मकसद था, पैसा, सिर्फ पैसा, पैसा और सत्ता, पावर। तो वो मकसद भी खत्म हो गया सत्ता चले जाने के बाद, तो ये स्वाभाविक था कि ये पार्टी टूटेगी। लेकिन जिस तरीके से इतनी जल्दी ये पार्टी टूट गई, 80 विधायक, इट्स अ हैंडसम नंबर फॉर द अपोजिशन। बहुत अपोजिशन सरकार से चले गए हैं, लेकिन अपोजिशन के तौर पे ये एक हैंडसम नंबर था। 77 विधायक लेकर शुभेंदु अधिकारी जो है ममता को कभी राहत का वो सांस नहीं लेने दिए, और 77 में से भी करीब 10 से ज्यादा, लगभग 15-16 विधायक होंगे जो टूट गए थे, ममता बनर्जी ने उनको अपने पाले में कर लिया था। तो 65 के लगभग उनके विधायक बचे थे। तो 60-65 विधायक को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 5 साल तक नाको चने चबवाए थे, और ममता बनर्जी 80 विधायक लेकर कुछ नहीं कर पाई। पहले ही दिन, चुनाव के बाद पहले ही दिन उन्होंने बुलाया, वहां पर आधे से ज्यादा लोग वहां पे गायब हो गए। दूसरे दिन सिर्फ 20 आए, उसके बाद बैठक बुलाई, बैठक को कैंसिल करना पड़ा। कल भी एक बैठक था कोलकाता कॉर्पोरेशन के, वहां पे जो काउंसिलर वगैरह लोग हैं जो कोलकाता कॉर्पोरेशन में इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोलकाता के नेताओं को लेकर बुलाया, वो मीटिंग ही कैंसिल हो गया। इससे पहले जो मीटिंग, लास्ट जो मीटिंग था, तो ममता बनर्जी अब मीटिंग भी बुलाने की हालत में नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं, तो उनके पास में अब कुछ नहीं बचा है, खोने के लिए ममता के पास कुछ नहीं बचा है। सत्ता चली गई है, पार्टी का ये सारा कुछ चला गया है, अभी सिर्फ टीएमसी की वो एक लीडर है नाम मात्र, वो भी आने वाले दिनों में उनको पार्टी से अगर एक्सपेल कर दिया जाए, बहिष्कार कर दिया जाए, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो एक एक्स राजनीतिक होकर बच जाएंगे, सिर्फ एक्स पॉलिटिशियन ममता बनर्जी।
कोई भविष्य ममता का और अभिषेक का? अभिषेक तो खैर जेल जाएंगे ही जाएंगे, ममता भी जाएंगी, देर सवेर गिरफ्तार तो होंगी ये भी। तो कोई भविष्य बचा है क्या इन लोगों का? सर भविष्य जेल के सलाखों के पीछे तो जरूर है। एक कैदी के रूप में ममता का भविष्य उज्जवल है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने लास्ट ये एक ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि उस्मान हादी नाम लेते हुए भी बहुत सारा उन्होंने कुछ कह दिया है, जिसको लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसकी काफी आलोचना हो रही है। दूसरे दूसरे देशों में भी आलोचना हो रही है। यूरोपियन न्यूज़पेपर्स में भी ये बात लिखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की एक बड़ी पॉलिटिशियन ने इस तरीके का दावा किया है कि भारत ने एक पॉलिटिकल मर्डर करवाया है। तो उस्मान हादी का के बारे में जो बयान था, वो एक बहुत गलत बयान था और ये उनको कहना नहीं चाहिए था। जो भारत सरकार ने करवाया नहीं, क्योंकि उस्मान हादी के अपने भाई ने ये बताया है कि यूनुस सरकार और आईएसआई ने मिलकर उनको मरवाया है, और उसका क्लियर लक्षण दिखता भी है। भारत सरकार की तरफ से जो बनता था कि भागे हुए लोग भारत में आए थे, तो सरकार का काम बनता है कि उनको पकड़िए और बांग्लादेश गवर्नमेंट को उस समय की जो सरकार थी या उस समय की जो व्यवस्था थी उनके उनके हाथों आप सुपुर्द कर दिए। तो भारत ने अपना दायित्व निभाया, उनको पकड़ा और उनको सुपुर्द कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी अब पूरा ये जो है अमित शाह जी के ऊपर ये दोष मढ़ना चाह रही हैं। तो ये उन्होंने काफी एक मतलब बहुत ही शर्मिंदगी भरा एक उन्होंने बयान दिया है। वो कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं सोचती है, हमेशा वो अपना फायदा देखने की कोशिश करती है। तो इस केस में भी लगता है कि ममता बनर्जी जो है जरूर उन पे केस होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात और एक बात है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसमें भी ममता बनर्जी फंस सकती है। वो है टीएमसी की पार्टी में फॉरेन फंडिंग जो आया है, कहां कहां से आया है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि उनके साथ जो अलग अलग देशों के डीप स्टेट के जो संबंध है, उसको अगर उजागर किया जाए, पता नहीं वो बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार करेगी या नहीं, लेकिन अगर ये होगा तो उसमें भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उसके फंसने के आसार हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2011 में और 2026 में अमेरिका का जो एक प्रभाव उनके पार्टी के ऊपर दिखा है, खास करके 2011 में हिलारी क्लिंटन उस समय आई थी, सीधे ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और गौतम देव तत्कालीन सीपीएम के जो मंत्री थे, उनका ये स्पष्ट आरोप था कि फंडिंग हुआ है। और जो उस समय के जो टीएमसी के नेता थे, उन्होंने भी उस समय में स्वीकार किया था कि टीएमसी को अलग अलग जगह से फंडिंग आई थी। तो ये फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, इसमें भी अगर तफ्तीश की जाए तो मुझे लगता है कि उसमें भी ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के फंसने के तो आसार जरूर है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों का एक ही भवितव्य है, इन दोनों का एक ही भविष्य है जेल की सलाखों के पीछे। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, गाय तस्करी का आरोप है, बालू में की जो तस्करी हुई है इरेगुलरिटी, उसमें उनका नाम है। शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम है, अशिक्षक कर्मचारी के भर्ती घोटाले में उनका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जांच जब चल रही थी उस समय म्यूनिसिपैलिटी वाले जो घोटाला हुआ था, सारा घोटाला एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो सारे में अभिषेक बनर्जी का नाम है, और अगर किसी में नहीं भी है तो उसमें भी उसमें जुड़ना चाहिए। तो इनका तो भविष्य यही है। और खास करके हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी ने, उन्होंने तो पहले से ही कह के रखा था कि जब सरकार में आएंगे तो अभिषेक में जरूर। उनका तो ये चुनावी घोषणा था, तो अब वो चुनावी घोषणा तो जरूर पूरा करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।